बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, हमने स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की क्या एक्सप्लेनेशन दी थी बोर्स थ्योरी ने बेटा। आज हम डिस्कस करते हैं बेटा कि इसके अंदर कुछ जो है वो पर्टिकुलर या टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, उनके बारे में एक दो चीजें बतानी है, या सिंपल भी होते हैं जैसे टेस्ट के हिसाब से कि ये सिंपल क्वेश्चंस कंसीडर किए जाते हैं बेटा। ये इस तरह से होता है इसके अंदर बेटा। ये यहाँ से आपका इंटर का है, क्योंकि पीडीएफ के अंदर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है पहले कि यहाँ पे ये होता है बेटा। क्वेश्चन आपका इस तरह से हो सकता है बेटा कि व्हाट इज शॉर्टेस्ट wavelength ऑब्लिक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। बेटा ये की बात है, अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बेटा एक ही बात है। छोटे से छोटी वेवलेंथ, जब किसी भी रे की छोटे से छोटी वेवलेंथ होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है बेटा। ठीक है, इन बाल्मर सीरीज के अंदर कौन सी होती है बेटा? इस तरह से ये बेटा लेमन के अंदर भी हो सकती है, ये बशन के अंदर भी हो सकती है, ब्रैकेट के अंदर भी हो सकती है, फंड के अंदर भी हो सकती है। किसी के बारे में भी यही बात पूछी जा सकती है कि इसमें से शॉर्टेस्ट कौन सी होती है बेटा। ठीक है, अब इसमें शॉर्टेस्ट कौन सी होती है, इसको आप इस तरह से कहोगे बेटा। इसके अंदर जो बेटा ये होती है, जो की पॉइंट होती है इसके अंदर, की पॉइंट ये होती है बेटा कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, शॉर्टेस्ट लेम्डा एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है बेटा। तो बेटा इसका मतलब है कि सबसे छोटे से छोटी वेवलेंथ मींस जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो, और जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी वो हाई ऑर्बिट से नीचे गिरेगी। तो इसके लिए हम पी की वैल्यू तो हम बेटा बाल्मर के लिए 2 ही रखेंगे, अगर बाल्मर है तो 2 रखेंगे, अगर यही क्वेश्चन लाइमन में होता तो 1 रखते, और मुख्तलिफ सीरीज का जो भी पी की वैल्यू वो ही रखते। और इसके अंदर बेटा एन की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे, क्योंकि सबसे आखिरी ऑर्बिट इनफाइनाइट कंसीडर किया जाता है। तो इसके लिए बेटा ये भले बाल्मर के लिए हो तो भी इन्फिनिटी रखेंगे, पाशन के लिए हो तो भी इन्फिनिटी रखेंगे, अगर फंड के लिए होगी तो भी इन्फिनिटी रखेंगे, ब्रैकेट के लिए भी इसी तरह हम रखेंगे। तो आप करोगे बेटा 1/λ इज इक्वल टू रेबस कांस्टेंट 1/4 माइनस 1/इन्फिनिटी बेटा। तो ये होगा 1/λ बेटा, रेबस कांस्टेंट 1/4 बेटा, क्योंकि 1/इन्फिनिटी 0 होगा, तो लेम्डा हो जाएगा बेटा 4/रेबस कांस्टेंट। कम से कम अगर आप रेबस कांस्टेंट की वैल्यू रखोगे तो आ जाएगा बेटा। और फ्रीक्वेंसी होता है बेटा v इज इक्वल टू एफ लेम्डा, एफ इज इक्वल टू बेटा c अपॉन लेम्डा, c अपॉन 4 अपॉन r इज इक्वल टू सी आर अपॉन 4। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी बेटा सी आर अपॉन 4। ये फ्रीक्वेंसी का आप वैल्यू रख के कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सी जो होती है बेटा, सी स्पीड ऑफ लाइट है, और आर जो होता है बेटा आपको पता है कि ये रेबस कांस्टेंट है। एक ये भी हो सकता है बेटा इसके अंदर दूसरा कि व्हाट इज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ
एंड ठीक है, व्हाट इज longest wavelength and smallest frequency in पाल्मर सीरीज। पाल्मर सीरीज के अंदर कौन सी होती है बेटा, ये देखिए। देखिए बेटा, इसके अंदर क्या होता है कि बेटा बड़े से बड़ी वेवलेंथ, बेटा बड़े से बड़ी वेवलेंथ तब होगी जब थर्ड से टू में आएगा, क्योंकि थर्ड और टू का एनर्जी डिफरेंस कम होगा, इन्फिनिटी का और फर्स्ट का ज्यादा होगा। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा कि पी की वैल्यू बेटा वही 2 रखेंगे, एन की वैल्यू 3 रखेंगे। तो यहाँ पे आप करोगे इज इक्वल टू 1/4 1/9 इज इक्वल टू आर, और ये होगा 9 माइनस बेटा इस तरह से हो जाएगा 36, ठीक है 9, ठीक है माइनस 4 बेटा ये हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू बेटा 5r/36 लेमडा 36/5r, ये आ जाएगा आंसर। या फ्रीक्वेंसी होगी बेटा इज इक्वल टू इस तरह से बेटा C/36/5r, तो 5CR/36 इस तरह से आ जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ जाएगा। तो बेटा इसके अंदर लॉन्गेस्ट या शॉर्टेस्ट हो सकती है, और दूसरे हो सकते हैं बेटा इसके अंदर कि जो है अगर ऑर्बिट इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट तक अगर इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा तो कौन सी वेवलेंथ इमिट होगी, इसके बारे में भी बेटा क्वेश्चंस हो सकते हैं। जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज के अंदर दिए गए, तो एक्सरसाइज जब करेंगे बेटा तो उसके अंदर बाकी भी क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो शॉर्टेस्ट या लॉन्गेस्ट का मकसद यहाँ पे इसी तरह से होता है बेटा। अब हम चलते हैं बेटा आगे कि हमारे पास बेटा एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है। एक्साइटेशन एनर्जी क्या है बेटा, या एक्साइटेशन एनर्जी किसको कहा जाता है बेटा? सिंपल सी बात है बेटा, वो एनर्जी जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में एक्साइट करने के लिए जरूरी हो, उसको हम कहते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। तो आप इसको इस तरह से कहोगे बेटा, आप इसको कहोगे कि एनर्जी required to excite an electron from lower orbit to higher orbit is called excitation energy। ठीक है बेटा, एक्साइटेशन एनर्जी is equal to difference between corresponding energy levels, ठीक है एनर्जी लेवल्स, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। बेटा ये हमेशा पॉजिटिव होती है। देखिए इसका मतलब क्या बेटा, देखिए सपोज करें कि हमारे पास हाइड्रोजन है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट के अंदर, और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है 13.6 eV। अब हमने इलेक्ट्रॉन को कहां पे ले जाना है,
अब हमने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ले जाना है हायर स्टेट में, ठीक है। हमने लोअर और स्टेट से इलेक्ट्रॉन को हायर स्टेट में ले जाना है। सिंपल सी बात है कि लोअर स्टेट के अंदर एनर्जी कम है, हायर स्टेट के अंदर एनर्जी ज्यादा है, तो जाहिर एनर्जी देनी पड़ेगी। और सेकंड स्टेट के अंदर इसकी एनर्जी कितनी होती है बेटा? इसकी एनर्जी होती है -3.4 eV। इसका मतलब है मुझे इसकी एनर्जी -13.6 eV से बढ़ा के कितनी करनी है? -3.4 eV। तो जाहिर सी बात है मुझे बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं बेटा। अगर सपोज करें मैं बाहर से एक फोटॉन देता हूँ, तो इसकी मुझे एनर्जी कितनी देनी है बेटा? ये फोटॉन एक्साइट कर रहा है इसको, तो ये जो होता है बेटा, ये एनर्जी होगी E2 माइनस E1 इज इक्वल टू -3.4 eV माइनस 13.6 eV। तो जो एनर्जी होगी इज इक्वल टू ये हो जाएगी बेटा -3.4 eV प्लस 13.6 eV इज इक्वल टू 10.2 eV। तो एक्साइटेशन एनर्जी बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड लेवल जो होती है वो होती है 10.2 eV। अब ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई। पॉजिटिव का मकसद है, पॉजिटिव indicates that energy is supplied from external source। बेटा एक्सटर्नल सोर्स से इसको एनर्जी दी गई है बेटा। अब सिंपल सी बात है बेटा, ये एनर्जी डिफरेंस के बराबर होता है। अगर देखिए आप -13.6 को इतनी दोगे तो इसकी एनर्जी इतनी हो जाएगी बेटा। -13.6 को अगर +10.2 दोगे तो इसकी एनर्जी बाकी कितनी बचेगी? 3.4 होगी। और इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा? लोअर से हायर में, सेकंड में। अगर थर्ड की है तो आप बिटवीन थर्ड एंड फर्स्ट करें, अगर फोर्थ की है तो बिटवीन फोर्थ एंड फर्स्ट करें। तो याद रखिएगा एक्साइटेशन एनर्जी बाहर से देते हैं और वो एनर्जी इसको न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले जाती है, एनर्जी बढ़ाती है। इसलिए जो है वो इसकी वैल्यू हमेशा कौन सी होती है बेटा? पॉजिटिव होती है। अब बेटा एक्साइटेशन के मेथड्स कौन से होते हैं बेटा? एक्साइटेशन के मेथड होते हैं बेटा, मेथड्स फॉर प्रोवाइडिंग है बेटा थर्मल एजिटेशन। मीन्स बाय हीटिंग। बेटा गर्म करने से, जब आप गर्म करोगे तो उसमें से हीट मिलती है और इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर में चला जाता है। दूसरा कौन सा होता है बेटा? ये मैं कॉमन मेथड्स लिख रहा हूँ, आप इसको कर ले बेटा, ठीक है। अब दूसरा मेथड कौन सा होता है बेटा? दूसरा मेथड होता है बाय एक्सपोयर ऑफ लाइट। बेटा लाइट के एक्सपोयर से, जो मैंने यहाँ पे दिया है, बाय एक्सपोयर ऑफ लाइट, लाइट फॉल करवाए बेटा बाय अप्लाइंग पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा जब इस तरह से होता है बेटा, इस तरह से ट्यूब के अंदर नहीं रखते, इस तरह से क्रूक्स ट्यूब होती
और very well. कुछ नहीं ना चला आज रद्द तो भी हाँ रहता जो ना लगे तो बिरयानी वाले अरे हमारा आगो ने क्या मारा डारो वठी आयो ना ई बोलती यार छोरो हीरो वठी आयो कुकड़ा ना डारो उन में टेस्टी कोन हुंदो ने हां हां तू एक्सपर्ट थे उन वाला 20 साल में जो चावल काल पे चावल वठी आयो तला की करे तो बिरयानी को चावल डारो कुकड़ा ना घणे एड़ी थे ने वो छोरो हीरो कोन जो स्टोर में जो कोने केड़ी खबर डारो घणे आयो कुकड़ा हाँ अच्छी है बिना ऑटो कौन तू होता है उधर है उधर ही देखिए बेटा, ये मेथड्स हैं एक्साइटेशन एनर्जी देने के। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइट करवाना चाहते हैं तो उसके अंदर हमें पहला थर्मल एजिटेशन कर सकते हैं। थर्मल एजिटेशन का मकसद होता है हम उस गैस को गर्म करके उसके इलेक्ट्रॉन को लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में भेज सकते हैं। दूसरा होता है बाय एक्सपोजर ऑफ लाइट, लाइट फॉल करवाने से। तीसरा होता है बाय अप्लाइंग पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस को रख के अगर हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो वो पोटेंशियल उस डिस्चार्ज या गैस के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवा सकती है। अब
बेटा दूसरा होता है एक्साइटेशन पोटेंशियल। अगर ये तरीका हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने पढ़ा है कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के लिए हम उसको डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रख के कैथोड रेज पास करवाते हैं। तो कैथोड रेज पास करवाने के लिए या उसके अंदर एनोड और कैथोड रखते हैं, उसके ऊपर पोटेंशियल देते हैं, और पोटेंशियल जो होता है वो उन हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं। तो बेटा वो पोटेंशियल जो किसी भी ट्यूब के अंदर हम रखें, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाए फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू द हायर ऑर्बिट, उसको एक्साइटिंग पोटेंशियल कहा जाता है। पोटेंशियल रिक्वायर्ड इन अ ट्यूब which can provide excitation energy by applying E is called exciting potential। और एक्साइटिंग पोटेंशियल जो होता है वो न्यूमेरिकली इक्वल होता है। न्यूमेरिकली मींस उसका नंबर, यूनिट नहीं, नंबर इज इक्वल टू द एक्साइटेशन एनर्जी। जैसे बेटा मैंने फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट की एक्साइटेशन एनर्जी निकाली है। एक्साइटेशन एनर्जी कितनी है बेटा? एक्साइटेशन एनर्जी जो होती है ये बेटा, एक्साइटेशन जो एनर्जी होती है ये बेटा बराबर होती है 10.2। तो इसका एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना होगा? 10.2 वोल्ट होगा। अगर आप हाइड्रोजन के अंदर फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन को आप ले जाओगे तो आपको एक्साइटेशन एनर्जी देनी होगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके लिए पोटेंशियल रिक्वायर्ड कितना है? इसके लिए पोटेंशियल रिक्वायर्ड 10.2 वोल्ट होगा। कैसे होगा देखिए बेटा, देखिए बेटा आपको पता है कि यहाँ पे इसके अंदर जो है वो पोटेंशियल होता है बेटा वर्क पर यूनिट चार्ज, और वर्क होता है बेटा एनर्जी के बराबर। एनर्जी यहाँ पे एक्साइटेशन एनर्जी है, तो आप करोगे एक्साइटेशन एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा वी इंटू क्यू, या आपको डेल्टा वी चाहिए बेटा। देखिए आपको चाहिए डेल्टा वी, तो बेटा एक्साइटेशन एनर्जी से निकालना है। अब आप देखोगे बेटा डेल्टा वी इज इक्वल टू एक्साइटेशन एनर्जी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितनी होती है बेटा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होती है बेटा Q इज इक्वल टू ई। ई गया ई में, तो एक्साइटेशन पोटेंशियल होता है 10.2 वोल्ट। बेटा देखिए दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आई कि अगर फर्स्ट और सेकंड के दरमियान एक्साइटेशन एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसका एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना है? ये 10.2 वोल्ट है बेटा। ठीक है, अब हम करते हैं बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा। अब देखिए बेटा ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा? देखिए बेटा आयोनाइजेशन का मकसद है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ऑर्बिट से निकल जाए, तो उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन। तो बेटा अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी प्रोवाइड करें कि वो इलेक्ट्रॉन जो हो वो एटम को ही छोड़ दे, वो एटम में से ही निकल जाए, तो उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मकसद है वो एनर्जी जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम से निकाल दे, तो ऐसी एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा। तो आप कहोगे एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज एन एटम, आयोनाइज एन एटम और एनर्जी required to completely tear off electron from atom is called ionization
एनर्जी, इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा। देखिए बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी of electron is equal to energy of electron in any orbit and is always positive। अब ये क्या होता है बेटा, देखिए सपोज करें बेटा इस तरह से बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर है और इसकी एनर्जी -13.6 eV है। अब इसको इलेक्ट्रॉन को हमने एटम को आयोनाइज करना है हाइड्रोजन, तो मींस ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को निकाल दें। अब इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा मींस इलेक्ट्रॉन जब एटम छोड़ देगा तो उसकी एनर्जी 0 बन जाएगी। इसका मकसद है आप इसको इनफाइनाइट लेवल पे ले जाएं जहां पे इसकी एनर्जी 0 हो, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री होने का मकसद है उसकी एनर्जी 0 हो गई। जब तक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निगेटिव होगी तब तक तो वो बाउंड रहेगा। अब अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन को ले जाते हो इनफिनाइट ऑर्बिट में, उसकी एनर्जी 0 होगी। मींस अगर आपने एटम को आयोनाइज करना है तो आप उसके इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से इनफिनाइट ऑर्बिट तक ले जाए, और इनफिनाइट ऑर्बिट तक जब आप ले जाओगे तो उसके लिए आपको जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम कहते हैं कि वो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। सपोज करें हमने एक ऐसा फोटॉन दिया, इसका फोटॉन की जो एनर्जी होती है बेटा वो इतनी हो कि इसकी एनर्जी 0, तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे इसकी एनर्जी -13.6 है, बाहर से +13.6 दे दें तो क्या हो जाएगा, उसकी एनर्जी 0 हो जाएगी, वो फ्री हो जाएगा। जैसे ग्रेविटी, या आप किसी भी एक बंदे को ले ले, एक बंदा किसी चीज के उसके हाथ में है, आप उससे वो चीज छीनना चाहते हैं, वो 100 न्यूटन फोर्स लगा सकता है। तो 100 न्यूटन फोर्स जो वो लगा सकता है मींस वो अपनी चीज को बाउंड करने के लिए 100 न्यूटन फोर्स लगा सकता है। अगर आप उससे वो छीनना चाहते हैं तो कम से कम आपको एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, आपको कम से कम एनर्जी देनी पड़ेगी 100 न्यूटन, तब जाके आप उसे छीन पाओगे। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के अंदर ये इलेक्ट्रॉन एटम अपने इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी से पकड़ के बैठा है, अगर आप इसको छुड़ाना चाहते हो तो बाहर से आपको इसको पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मिनिमम एनर्जी होती है बेटा, ये कम से कम होती है, इससे ज्यादा वाला हो सकता है बेटा, ये मिनिमम एनर्जी कम से कम आपको इतनी देनी पड़ेगी। अगर इससे ज्यादा दोगे तो भी हो जाएगी, लेकिन वो एक्साइटेशन फिर आयोनाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि अगर आप दोगे 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो -13.6 से 13.6 तो आयोनाइजेशन होगी, बाकी +0.4 जो होगी वो फर्दर काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो आयोनाइजेशन का मकसद है मिनिमम एनर्जी, कम से कम वो एनर्जी, मैक्सिमम में इससे ज्यादा हो सकती, तो वर्ड इसमें मिनिमम का आना जरूरी होता है बेटा। तो आप देख सकते हैं बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन इज इक्वल टू बेटा ये हो जाएगा बेटा E इंफिनिटी माइनस बेटा E1 बेटा इज इक्वल टू 0 माइनस 13.6 eV। तो E आयोनाइजेशन इज इक्वल टू 13.6 eV। बेटा ये हाइड्रोजन के लिए, फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी है, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होता है ग्राउंड स्टेट में, उसको आजाद करवाने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जितनी एनर्जी, जैसे अगर सेकंड ऑर्बिट है फॉर एग्जांपल, उसमें -3.4 होती है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी +3.4। तो जितनी एनर्जी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की होती है उतनी ही उस इलेक्ट्रॉन की आयोनाइजेशन के लिए जरूरी होती है, और ये भी पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव का मकसद है बाहर से देनी
बढ़ती है बेटा, और मेथड वही होते हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद होता है बेटा आयोनाइजेशन पोटेंशियल, वही डेफिनेशन, पोटेंशियल रिक्वायर्ड फॉर आयोनाइजेशन बेटा, ठीक है। और ये होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल बेटा, ठीक है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा। ये भी इसी तरह से होता है। पोटेंशियल जो होता है बेटा इज इक्वल टू ई आयोनाइजेशन अपॉन क्यू बेटा। आयोनाइजेशन एनर्जी है 13.6 eV अपॉन ई, तो बेटा ये होगा 13.6 वोल्ट बेटा। इस तरह से ये हाइड्रोजन के लिए बेटा, फॉर हाइड्रोजन का फॉर हाइड्रोजन बेटा ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल है बेटा, 13.6 वोल्ट होता है, और आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है बेटा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है बेटा। तो ये हमारे पास है इस तरह से। एक पंजाब के अंदर बेटा एक चीज थी, पंजाब में इसके अंदर ये अगर आपके पास बुक है पंजाब का, तो पेज नंबर बेटा 204 खोले बेटा, 204 पेज खोले बेटा। तो उसको देखते हैं, पिक्चर मैं ले लेता हूँ बेटा, किसी के पास बुक होगा किसी के पास नहीं होगा, तो ये पिक्चर्स मैं ले लेता हूँ। पिक्चर तो बेटा ये इसके अंदर जो है वो एक दो चीजें दी गई है, तो उसकी रीडिंग कर लेते हैं पास्टुलेट्स की के उसको किस तरह से कनेक्ट किया हुआ है। 2 मिनट आप वेट कर ले, तो पिक्चर जो है वो इसमें लगा लेते हैं यूएसबी। बेटा ये तो बोर के मॉडल के बारे में कहा गया है, और इसको रिलेट किया गया बेटा डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस के साथ बेटा। ये देखिए बेटा, इसके अंदर कहा गया है कि बोर की थ्योरी के मुताबिक पास्टुलेट्स दिए गए। पास्टुलेट बेटा ये इसके अंदर ईयर जो है ये याद रखिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम आए थे ये ईयर्स बेटा। तो इसके अंदर कहा गया फॉर्मुलेटेड मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम यूटिलाइजिंग क्लासिकल एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। मैंने आपको कहा था बेटा ये मॉडर्न फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स दोनों की कॉम्बिनेशन से। दिस सेमी क्लासिकल थ्योरी बेटा, सेमी क्लासिकल थ्योरी का मकसद है कि मॉडर्न, ना ही टोटली मॉडर्न फिजिक्स की थ्योरी है और ना ही टोटली ये क्लासिकल फिजिक्स की थ्योरी है। सेमी क्लासिकल का मकसद ये होता है। इसके अंदर पास्टुलेट 1 है बेटा, एन इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस इन एन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस सर्टेन विदाउट रेडिएटिंग। ये हमने पढ़ा था बेटा कि इलेक्ट्रॉन जब तक पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में होगा तो उसमें से लाइट इमिट नहीं होगी। These orbits are called discrete stationary states of the atom. Postulate 2 है कि वही इलेक्ट्रॉन वही ऑर्बिट होगा जिसके अंदर एंगुलर मोमेंटम h/2π होगा। Only those stationary orbits are called allowed for which orbital angular momentum is equal to an integral multiple of h/2π, wherein ये
दिया गया है बेटा। अब इसके अंदर postulate 3 है, whenever an electron makes a transition, that is jumps from higher energy state En to a lower energy state Ep, a photon of energy h nu is emitted। बेटा ये थर्ड postulate है कि इलेक्ट्रॉन की जब हायर से लोअर में आएगा तो ये इमिट करेगा। अब डी ब्रोगले की इंटरप्रिटेशन क्या होती है बेटा? डी ब्रोगले के मुताबिक ये ऑर्बिट्स जो होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड नहीं की जा सकती, जबकि बोर की थ्योरी कहती है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स है ऑर्बिट के अंदर। अगर ऑर्बिट का रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम है तो इसका मकसद है फिर उसकी पोजीशन फिक्स है। ये पोस्टुलेट अगेंस्ट है जो है वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि पोजीशन फाइंड नहीं की जा सकती, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल गलत नहीं है। बोर की थ्योरी का ये पोस्टुलेट थोड़ा मसला कर रहा है। At the time of formulation of Bohr's theory, there was no justification for the first postulates, while postulate 3 had some roots in the Planck's thesis। कि ये बेटा क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि क्वांटा ऑफ एनर्जी निकलता है, कि ये जो एच न्यू है ये क्वांटा ऑफ एनर्जी निकलता है। तो ये देखिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से आ रहा है। लेटर ऑन with the development of de Broglie hypothesis, some justification could be seen in the postulate 2 as explained below। ये बहुत ही important point है कि देखें क्या कहा, at the time of formulation there was no justification for the first two postulates। दोनों के लिए कोई justification नहीं थी, कोई ऐसी थ्योरी नहीं थी जो इनको justify कर रही है। Later on the development of the justification, some justification could be seen in the postulate 2। postulate 2 को भी थोड़ी बहुत justification बाद में मिली, ठीक है। अब देखिए कंसीडर है स्ट्रिंग। अब ये मैंने आपको कहा था कि ये स्टेशनरी वेव्स की तरह बनती है, जैसे आपने पढ़ा है ना बेटा चैप्टर 8 फर्स्ट ईयर के अंदर, कि उसके अंदर जब आप इस तरह से वेव्स भेजते हो तो स्टेशनरी वेव्स बनती है इस तरह से। तो इस तरह से ऑर्बिट्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस तरह से स्टेशनरी वेव्स बनाते हैं इस तरह से ये। और स्टेशनरी वेव्स की फ्रीक्वेंसीज जो होती है ना बेटा, फ्रीक्वेंसी जो nth फ्रीक्वेंसी होती है वो n टाइम्स f1 होती है। कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी अगर 10 हर्ट्ज है तो सेकंड 20 होगी, क्वांटाइजेशन है। इसी तरह से बेटा इसके अंदर भी ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेशनरी वेव्स की तरह बनते हैं, जैसे ये स्ट्रिंग के अंदर दी गई है। Consider a string of the length L as shown in the figure। If this is put into the stationary orbits, we must have L is equal to n lambda, where n is the n integer। बेटा ये हमने पढ़ा था बेटा कि जब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है तो वेवलेंथ 1 होती है लेंथ अपॉन 2, और जो बेटा nth वेवलेंथ होती है ये होती है बेटा L अपॉन n। बेटा ये चैप्टर 8 के अंदर वेव्स के अंदर हम पढ़ते हैं बेटा। ये जो फार्मूलाज है ये चैप्टर 8 के अंदर आएंगे कि जब स्ट्रिंग के अंदर स्टेशनरी वेव बनाते हैं तो बिल्कुल उसी तरह से इसके अंदर स्टेशनरी वेव बनती है, वेयर n इज इंटीजर। अब इसके बाद ये कैलकुलेशन की गई जो हमने पढ़ी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि इस चीज का मतलब क्या है बेटा। ये मैंने आपको पहले भी कहा था पढ़ाते कि ये स्टेशनरी वेव्स बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से स्ट्रिंग के अंदर वेव्स बनती है, और स्ट्रिंग के अंदर जो स्टेशनरी वेव्स बनती है उनकी फ्रीक्वेंसीज भी क्वांटाइज्ड होती है और उनकी वेवलेंथ्स भी क्वांटाइज्ड होती है। इसी तरह से हर ऑर्बिट के अंदर फिक्स वेवलेंथ होती है, उससे दूसरे ऑर्बिट की वेवलेंथ जो होती है वो 4 गुना बड़ी होती है, तीसरे ऑर्बिट की वेवलेंथ 9 गुना बड़ी होती है। जैसे रेडिया होते हैं ना, फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड रेडियस 4 गुना ज्यादा है, थर्ड ऑर्बिट 9 गुना ज्यादा है। इसी तरह से फर्स्ट ऑर्बिट की वेवलेंथ के मुकाबले में सेकंड की वेवलेंथ जो होती है वो 4 टाइम्स ज्यादा होती है। इस तरह से इसके अंदर क्वांटाइजेशन होती है बेटा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि ये जो है वो जस्टिफिकेशन दी गई है, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम करेंगे एक्सरे का। दूसरी बात बेटा ये आपकी जो एमडी के इन्होंने डेट अनाउंस कर दी है रजिस्ट्रेशन की। अब आप रजिस्ट्रेशन कब करते हो, कैसे करते हो, ये इस पे जो है वो टिपिकली आपका जाती डिसीजन होगा। इसके अंदर हम आपको कुछ नहीं कह सकते।
इसका लास्ट ईयर क्या तरीका था वो मैं आपको बता सकता हूँ कि लास्ट ईयर ऐसे था कि जिन्होंने, अब आप ये समझते हो कि आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपके सामने एक डेट आएगी कि हम इस डेट पे टेस्ट देंगे, ऐसे नहीं। आप जस्ट रजिस्ट्रेशन करोगे, अपनी आपने रजिस्ट्रेशन कर दी, उसके बाद वो आपको फर्दर आपको ईमेल भेजेंगे। आप ईमेल वो लिखिएगा जो आपके पास एक्टिव है, नंबर वो लिखिएगा जिसके ऊपर एक्टिव हो नंबर। ऐसे नहीं कैसे लिख दे फिर आपके पास पासवर्ड नहीं है, फिर आप फंस जाए। ईमेल जो हो वो आपके पास पासवर्ड हो, वो हर वक्त खुली हो ईमेल, वो आपको ईमेल भेजेंगे और उसमें आपको डेट्स देंगे कि इस डेट में से आप चूज करेंगे आप किस डेट पे देंगे। आपसे सेंटर भी चूज करवाएंगे कि आप ये सेंटर है, आप चूज करें किस सेंटर पे देंगे, तो उसी सेंटर के हिसाब से आपको वो डेट देंगे। ऐसा नहीं कि आपकी मर्जी पे देंगे, वो आपको 3-4 चॉइसेस देंगे, उनमें से एक चॉइस आपने लेनी है। ठीक, अब देखिए, अब इसमें लास्ट ईयर क्या हुआ था? लास्ट ईयर ये हुआ था कि जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन की थी उनको पीछे वाली डेट मिली, जिन्होंने बाद में रजिस्ट्रेशन की उनको पहले वाली डेट मिल गई। लास्ट ईयर ऐसे था। अब क्या होता है वो तो अल्लाह ताला जानता है कि उनका सिस्टम क्या होगा। लास्ट ईयर की मैं बात बता रहा हूँ। तो लास्ट ईयर ने कुछ बच्चों ने क्या सोचा कि हम अगर पहले अगर 25 जैसे रजिस्ट्रेशन है, बच्चों ने सोचा 25 को अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हमें 7 सितंबर को डेट मिलेगी। नहीं, जिन्होंने 25 को की थी ना उनको 30 सितंबर मिली थी, 30, 27 सितंबर मिली थी, और जिन्होंने बाद में की थी ना उनको 7 सितंबर, 6 सितंबर मिल गई। तो लास्ट ईयर ऐसे था। अब इस साल क्या होता है वो तो अल्लाह ताला जानता है, इसलिए ये आपके जाती फैसला होगा। हमें मैसेज करते हो, हम क्या करें, हम कौन सी डेट करें, ये हमारा डिसीजन नहीं होगा, ये आपका आपके पेरेंट्स का जाती मसला है, ये हमारा मसला नहीं है, इसलिए हमें मैसेज इसके बारे में ना करें। और दूसरी बात बेटा कि इन्होंने कहा है कि हमारा अपना आईटी सिस्टम हो, समझ आ रही है, पीएमसी ने कहा है अपना तो है ही नहीं इनके पास, नहीं इनके पास पोटेंशियल है। यही सेम टिप्स है, जब टिप्स के ऊपर जिसने लास्ट ईयर ली थी ना बैन लगा था तो बड़े जो है वो भंगड़े डाले गए थे, ये जो वांदे वांदे फेसबुक वाले लोग हैं, बस टिप्स गई। यार इस मुल्क में नाम तब्दील होते हैं, टिप्स जो थी ना उसके ऊपर पाबंदी। अब पीएमसी ने कहा ये हमारा आईटी सिस्टम है, कोई नहीं आईटी सिस्टम इनका अपना, यही टिप्स है। इन्होंने बस अपना करके वही सिस्टम में वही क्वेश्चन बैंक होगी, वही सब कुछ होगा, नेम बस अपना आईटी सिस्टम है। जो पहले टेप्स नेम था अब अपना आईटी सिस्टम है, बस यही तब्दीली आई है और कुछ नहीं। ठीक है, जो भंगड़े डाले गए थे उनको पहले भी मैंने कहा था कि भाई नेम तब्दील हुआ है, पाबंदी लगी टिप्स पे है ना, टिप्स का मेप्स नेम कर दे, क्या हुआ, टी की जगह पे एम कर दे, ई कर दे, नहीं बन जाएगी, मसला ही नहीं है। तो अभी जैसे इन्होंने एक अलग ड्रामेबाजी की है कि जो है वो हमारा अपना आईटी सिस्टम है, तुम्हारे पास आईटी सिस्टम है कहाँ पे, 4-5 ऑपरेटर रख के पीएमसी के पूरे मुल्क से टेस्ट लोगे तो हमारा कोई नहीं। अगर हमारा है तो इससे भी ज्यादा ब्लंडर है कि पहले उसने बेड़ा गर्क किया एक नए सिस्टम ने, अब ये अपना अगर नया सिस्टम बाकी लेके आएंगे ना ये और बेड़ा गर्क करेंगे। नए सिस्टम ले आते हैं, टेस्टेड है ही नहीं, उनकी मिस्टेक्स का पता ही नहीं है, उनकी ड्रॉबैक्स का पता ही नहीं, बस सिस्टम बना अप्लाई करो, फिर जाए तो भाड़ में जाए, स्टूडेंट उनसे घर से क्या जाता है। लास्ट ईयर जो हुआ था वो तमाशा दुनिया ने देखा था कि जिनकी मार्क्स 200 आनी चाहिए थी उनकी 100 आ रही थी, जिनकी 100 भी नहीं आनी चाहिए थी उनकी 190 आ रही थी। तो ये ऐसा ही करेंगे और ये बहुत जल्दबाजी के अंदर कर रहे हैं कि 25 से इन्होंने रजिस्ट्रेशन इसलिए शुरू टेस्ट रोकने से लेने से रोक सके, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर अलग टेस्ट लेना थोड़ा मसला होगा, कोर्ट्स में मामला जाएंगे, ये मामला को खींचने की कोशिश करें। सिंध गवर्नमेंट ने भी अभी तक
कुछ नहीं किया, सिवाय फेसबुक के ऊपर पोस्टें उसने दी, कादिर पटेल ने ये कहा, उसने कहा, इसके सिवा और कुछ भी काम नहीं हुआ है अभी तक। कोई काम हो, कोई देखने में आए, कोई बिल आए, कोई असेंबली से पास हो, कोई कानून साजी हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मुझे यही लगता है, मैं अभी भी आपको कह रहा हूं, मुझे अभी भी यही लगता है कि बीएमसी ही लेगी, क्योंकि हालात बहुत ही वर्ष हैं। सियासतदानों को अपनी पड़ी हुई है, उनको ये टेंशन नहीं, हमारी टेस्ट, ये टेस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उनके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके घर से कुछ नहीं जाता। तो इसलिए जो है वो, ये आप अपना काम पे फोकस करें। वांदे लोग, फ्री लोग, ये जो होते हैं फेसबुकी, इनको और काम होता ही नहीं है, यही काम होता है कि आपको रास्ते से हटाना, आप बैठ के अपना काम करें। कोई ऐसी चीज होगी तो आपको बता देंगे। फिलहाल ये एक फैक्ट है। और रजिस्ट्रेशन का मैंने आपको बता दिया है, रजिस्ट्रेशन पहले तो यही हुआ था, अब क्या होगा वो तो अल्लाह ताला जानता है। अगर पीएमसी ने कुछ भी अच्छा करना होता तो सिंपल सी बात थी, आप नस्ट को दे देते, नस्ट के पास पहले वेरीफाइड सिस्टम पड़ा हुआ है, टेस्ट ले लेते। अगर आपको ऑनलाइन लेनी है ना तो नस्ट को दे दे, नस्ट ले लेगी, उनके पास सिस्टम पड़ा है ना, वो तो बहुत अरसे से अपनी ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं ना, पूरे मुल्क की ले रहे हैं ना वो इंजीनियरिंग की, तो वो ले लेंगे। लेकिन इनको भी अपनी करनी है, इनके अंदर होगा वही कि जिसकी जो होगा सब देखेंगे, बहुत पहले की बात है, आगे क्या होता है। तो फिर आप अपनी तैयारी करें, इन चीजों के ऊपर पीछे भागने की जरूरत नहीं है कि परसेंटेज कम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जो होगा पॉलिसी आएगी, जो पॉलिसी आएगी उसी के हिसाब से होगा। अभी कौन बताए आपको कि कितना पासिंग मार्क्स होगा या क्या होगा, वो होगा, ये होगा, वो होगा, अभी हमें क्या पता, हमसे पूछ के थोड़ी ना करते। इसलिए वेट करें, जो भी चीजें वो आपको